हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कहानी द ट्रिब्यूट और हमने जाना है कि बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सबसे बड़े भाई ने अपनी हाथ की घड़ी भी बंटवारे के लिए दे दी है और बाबूली को ऐसा लगा जैसे उनका बड़ा भाई अपने पास्ट के साथ के सारे जो बंधन थे उनको तोड़ रहे हों। तो क्या क्या हमने किया कहानी में वो तो हम जान चुके। अब जानते हैं कि कहानी के अंत में क्या हुआ। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। आई वॉज साइलेंट, मैं बिल्कुल चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड, जो मेरी सबसे बड़ी भाभी थी वो बैकयार्ड में थी, पिछवाड़े में थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर, और जो मेरा दूसरा भाई था वो क्या कर रहा था, विस्पर करता था, फुसफुसाता था कुछ बातें अपनी पत्नी के कान में। And was there taking his place with us, और वो वहीं पर था, यानी कि बड़ा भाई और उनकी पत्नी वहीं पर थी बंटवारे के दौरान। लेकिन जो सबसे बड़ी भाभी थी वो कहाँ थी, वो पिछवाड़े वाले आंगन में थी। It was like the butcher's knife going to the stone to sharpen itself, और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कसाई का जो चाकू है वो स्टोन पे, पत्थर के पास अपने आप जा रहा है खुद को तीखा करने के लिए। The elder brother was calm and composed, जो मेरे बड़े भाई थे वो बिल्कुल शांत थे और composed थे, बिल्कुल स्थिर चित्त थे। Like a perfect gentleman, जैसे कि एकदम उत्तम जेंटलमैन हो, सज्जन हो। He was looking at the proceedings dispassionately, वो देख रहे थे सारी proceedings को, कार्यवाही को dispassionately, विरक्त होकर। Exactly as he had done on the day of sacred थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन, बिल्कुल उसी प्रकार से वो देख रहे थे जब हुई थी सैक्रेड थ्रेड। सैक्रेड थ्रेड क्या होता है बच्चों, जनेऊ। जनेऊ सेरेमनी यानी जनेऊ संस्कार हुआ था उनके बेटे का। एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, और जैसे कि वो देख रहे थे मेरे शादी वाले दिन को, उसी प्रकार से वो सारी कार्यवाही को देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है बच्चों, देखिए। सबसे पहला है साइलेंट। साइलेंट यानी कि चुप या फिर शांत। फिर है बैकयार्ड। बैकयार्ड यानी कि पिछवाड़ा। विस्परिंग यानी कि फुसफुसाते हुए। काम का मतलब होता है शांत। कंपोज यानी कि स्थिर चित्त। परफेक्ट यानी कि उत्तम। प्रोसीडिंग्स यानी कि कार्यवाही। और डिस्पैशनेटली मतलब विरक्त होकर। It was the same preoccupied and grave manner, ये बिल्कुल वही preoccupied और grave manner था, यानी कि ध्यान मग्न होकर गंभीर सा तरीका था उनका, attending sincerely to his duty, कि वो क्या कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से अपना फर्ज निभा रहे हैं। While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice, और डिस्कस करते हुए, विचार विमर्श करते हुए कुछ भी मेरे दूसरे भाई के साथ में उनका वही शांत और कंपोज स्थिरचित आवाज़ थी। नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, और उनकी आवाज़ में ज़रा भी डिस्गस्ट, घृणा या रिग्रेट, पछतावा नहीं था। वही बड़ा भाई था वो क्या कर रहा था, बंटवारे की सारी चीज़ों को बहुत ध्यान मग्न होकर, स्थिरचित होकर देख रहा था। अब बंटवारा तो हुआ था बीच वाले भाई के कारण ही ना, पर फिर भी बड़े भाई उनसे उसी शांत और बिल्कुल स्थिरचित आवाज़ में बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी घृणा या फिर पछतावा नहीं था अपने दूसरे भाई के लिए। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड, मुझे याद है वो साल जब पिताजी का देहांत हुआ था। We had to live under a great financial strain, हमको रहना पड़ा बहुत बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेन के साथ, आर्थिक तनाव के साथ। It was winter, और तब क्या थी, सर्दियाँ थी। The chill was at its height, जो चिल थी, जो ठंड थी वो अपनी हाइट पर थी, यानी चरम सीमा पर थी। तो यहाँ पर क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं बच्चों, देखिए। सबसे पहला है सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड यानी कि जनेऊ। सेरेमनी मतलब संस्कार। प्री ऑक्यूपाइड मतलब ध्यान मग्न होकर। ग्रेव यानी कि गंभीर। मैनर यानी कि ढंग या फिर तरीका। सिंसियरली मतलब निष्ठा से। वॉइस यानी कि आवाज़। डिस्गस्ट यानी कि घृणा। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा।
फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तनाव, और चिल यानी कि ठंड। तो भाई मेरे को याद है कि सर्दियाँ थी और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, हमारे पास सीमित संख्या थी ब्लैंकेट्स की, कंबलों की। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, जो ठंड थी वो इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण थी। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को, दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, कि एक व्यक्ति के लिए एक कंबल काफ़ी नहीं थी। दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, और अभी भी बाबुली को याद आ रहा है कि वो सो रहा था पैसेज रूम में, बरामदे वाले कमरे में। When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me. जब मैं सुबह उठा तो मैंने क्या पाया कि मेरे बड़े भाई की जो कंबल है वो मेरे ऊपर है, added to mine, जो उन्होंने मेरी कंबल के ऊपर जोड़ दी है। Early at dawn, he had left for the fields without a blanket on his shoulders. बिल्कुल early at dawn मतलब बिल्कुल सुबह वो खेतों के लिए चले गए थे बिना कंबल लिए अपने कंधों पर। If he had been asked why, और अगर बड़े भाई से पूछा जाता कि क्यों, he would have surely, वो निश्चित रूप से said, बोलते, in his usual manner, अपने स्वाभाविक ढंग से, that he did not feel the cold, कि उनको ठंड नहीं लग रही। तो बाबुली को फिर से एक और पिछली बात याद आ रही है, उन सैक्रिफाइसेस की बच्चों जो उसके बड़े भाई ने किए थे। तो अभी हमने क्या शब्द पढ़ा, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है सीमित। फिर है बाइटिंग, बाइटिंग यानी कि तीक्ष्ण, पर्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, पैसेज रूम मतलब बरामदे का कमरा, डॉन यानी कि सुबह, और श्योरली मतलब निश्चित रूप से। तो अगर बड़े भाई से पूछा जाता कि भाई आपने अपनी कंबल बाबुली के ऊपर उड़ा दी, आपने क्यों नहीं रही, तो क्या बोलते वो बड़े भाई, वो बोलते कि उनको ठंड नहीं लग रही। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, अब मेरे पास आरामदायक इनकम है, मेरी कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। Yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother. पर फिर भी मेरे मन में नहीं आया खरीदना गर्म कपड़ा मेरे बड़े भाई के लिए। He is still satisfied and happy with the old tattered blanket that he had covered me with once. और जो मेरे बड़े भाई हैं वो अभी भी संतुष्ट हैं और खुश हैं उस फटी हुई कंबल से, जो कि जिससे क्या किया था, उन्होंने एक बार मुझे ढक दिया था। The same blanket was there before me. और वही कंबल अब मेरी आँखों के सामने है, with all the other things, बाकी सारी चीज़ों के साथ। I shivered with cold. मैं काँप गया ठंड से, and my own ingratitude, और मेरी अकृतज्ञता से। The process of division, जो प्रक्रिया थी बंटवारे की, was finally over. वो आखिरकार समाप्त हो गई। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े हैं हमने, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है यूजुअल, यूजुअल यानी कि स्वाभाविक, मैनर यानी कि ढंग, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, अकर्ड यानी कि मन में आना, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, टैटर्ड यानी कि फटा हुआ, शिवर्ड यानी कि कांप जाना, इनग्रैटिट्यूड मतलब अकृतज्ञता, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, और डिवीजन यानी कि बंटवारा। Whatever the second brother demanded, जो भी मेरे दूसरे भाई ने मांगा, my elder brother agreed to it with a smile. मेरे बड़े भाई ने सहमति दे दी एक मुस्कान के साथ। My second brother proposed to buy the share of the land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price. तो मेरे दूसरे भाई ने प्रस्ताव दिया खरीदने का, मेरे हिस्से की ज़मीन का, और उसने क्या ऑफ़र दिया कि वो 18,000 रुपये देगा उस ज़मीन की कीमत के बदले में। In the evening, my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine. तो शाम के समय जो मेरे सबसे बड़े भाई थे वो मुझे लेके गए अपने साथ दिखाने के लिए उन धान के खेतों को जो कि मेरे होने वाले थे। I quietly followed him. मैंने चुपचाप अनुसरण किया। We moved from boundary to boundary. हम सीमा से सीमा होते हुए चलते रहे। Everywhere I could feel the imprints of his feet, his palm and fingers.
हर जगह मैं महसूस कर सकता था छाप उनके पैरों की, उनकी हथेलियों की और उनकी उंगलियों की। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं हमने बच्चों, देखिए। सबसे पहला है फाइनली। फाइनली यानी कि आखिरकार। डिमांडेड यानी कि मांगा। अग्रीड यानी कि सहमत हुआ। प्रपोज्ड यानी कि प्रस्ताव रखा। पैडी यानी कि धान। क्वाइटली यानी कि चुपचाप। फॉलोड यानी कि अनुसरण। और बाउंड्री यानी कि सीमा। तो मेरे बड़े भाई मुझे दिखा रहे थे वो सारा हिस्सा जो कि मेरा होने वाला था। ऑन द बॉसम ऑफ पैडी फील्ड्स, जो बॉसम होता है, जो सीना था उन धान के खेतों का, स्पार्कल द पर्ल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट, वहाँ पर चमक रही थे पर्ल्स, मोती, मेरे बड़े भाई के पसीने के। यानी कि वो जो धान के खेत थे वो ऐसे लग रहे थे, उनके अंदर मौजूद अनाज, जैसे कि वो मेरे भाई के पसीने के मोती हों। He was showing me the fields. वो मुझे खेत दिखा रहे थे। As a father would introduce a stranger to family members. जैसे कि एक पिता परिचित कराता है एक अजनबी को घर वालों के साथ में, घर के सदस्यों के साथ में। In the morning I was to leave for भुवनेश्वर। तो अगली सुबह मैं भुवनेश्वर के लिए निकलने वाला था। I had no courage to meet my elder brother. मेरे अंदर साहस नहीं था मिलने का अपने बड़े भाई से। Before leaving for the bus stop के लिए निकलते हुए, I handed over the same slip of paper to my elder sister-in-law. मैंने वही छोटी सी पर्ची पकड़ा दी मेरी बड़ी भाभी को। अब पर्ची में क्या लिखा था बच्चों, अभी जानते हैं, पहले याद कर लेना मीनिंग्स। तो सबसे पहला है इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स यानी कि छाप। फिर है बॉसम। बॉसम यानी कि सीना। स्पार्कल यानी कि चमके थे या चमक रहे थे। इंट्रोड्यूस यानी कि परिचित कराना। स्ट्रेंजर होता है अजनबी। और करेज यानी कि साहस। तो अगली सुबह मैंने एक पर्ची पकड़ाई मेरी भाभी को, विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसके अंदर विवरण था मेरे हिस्से का। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लिप, उस पर्ची के खाली साइड पर लिखते हुए, आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, मैंने बोल दिया कि वो दे दें उसको, उस पर्ची को मेरे बड़े भाई को। एंड स्टेल्थली स्लिप्ड आउट, और मैं चुपचाप बाहर निकल गया हमारे घर से। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था, ब्रदर, भैया, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं इस ज़मीन का क्या करूँगा। You are my land from where I could harvest everything in life. आप ही मेरी वो ज़मीन हो जिससे मैं हार्वेस्ट कर पाया, मैं पैदावार कर पाया हर चीज़ की अपने जीवन में। I need nothing save you. मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। Accept this please. आप इसे स्वीकार कर लीजिए। If you deny, अगर आप मना करेंगे, I shall never show my face to you again. मैं कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो क्या क्या शब्द हमने पढ़े बच्चों, देखिए। सबसे पहला है स्लिप। स्लिप यानी कि पर्ची। फिर है डिटेल्स। डिटेल्स यानी कि विवरण। ब्लैंक साइड यानी कि खाली स्थान। डिलीवर। डिलीवर यानी कि देना। स्टेल्थली यानी कि चुपचाप। स्लिप्ड आउट मतलब बाहर निकलना। हार्वेस्ट मतलब पैदावार। और डिनाई यानी कि मना करना। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अब एक बार छोटे से शब्दों में जान लेते हैं कि इस कहानी में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, एक व्यक्ति है बाबुली जो शहर में अपना जीवन यापन कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। तभी उसके पास एक खत आता है उसके बड़े भाई का, और बड़े भाई ने उसको बुलवाया है अपने गांव, क्योंकि बंटवारा होने वाला है उनके गांव में मौजूद उस परिवार की सारी चल अचल संपत्ति का। अब बाबुली को क्या हो रहा है, बाबुली को सारी पिछली बातें याद आ रही हैं जो कुर्बानियाँ उसके बड़े भाई ने अपने परिवार के लिए दी, और उसको ये भी याद आ रहा है कि किस प्रकार समय ने उसको तो बदल दिया पर उसके बड़े भाई को नहीं बदल पाया। बंटवारे के बाद बाबुली ने अपने हिस्से की सारी चीज़ें अपने बड़े भाई को दे दी। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि बड़े भाई ही तो वो ज़मीन है जिससे वो आज तक सब कुछ पैदा कर पाए हैं। यानी कि जीवन में हर चीज़ जो बाबुली ने हासिल की है वो केवल अपने बड़े भाई की बदौलत ही की है, और इसी कारण से बाबुली ने अपना हिस्सा दे दिया अपने बड़े भाई को। तो बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।